माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, After question number 61, श्री विष्णुदत्त शर्मा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 61 कल पे रखा गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है वो पर्याप्त है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातों को माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को लागू करने के लिए प्रस्तावित विशेष उद्देश्य कंपनी कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना प्राधिकरण कैन बेतवा लिंक परियोजना का जो गठन किस चरण में है, कृपया इसका विवरण माननीय मंत्री जी देंगे तो अच्छा होगा। कैन बेतवा नदी परियोजना से संबंधित नीतिगत निर्णय के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के नेतृत्व में जो एक संचालन समिति का गठन किया जाना है, क्या वह किया जा चुका है? साथ में ही कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए वित्त पोषण संबंधी व्यवस्था अगर पूरी कर ली गई है तो कृपया इसका विवरण माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूं। कैन बेतवा लिंक परियोजना को फाइनल रूप देने के लिए सेंट्रल वाटर काउंसिल की टीम का जो निरीक्षण किया जाना है, क्या वह पूरा कर लिया गया है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कैन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना के विषय में जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है उसका स्वागत किया है। धन्यवाद दिया। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने 4-5 प्रश्न एक साथ पूछे। मैं इन सबको जाति जोड़ करके एक ही साथ में प्रश्न का उत्तर करना चाहता हूं। और मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इन दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना केवल 2 नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम मात्र नहीं है। देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से जिस विषय पर चर्चा हो रही थी कि हम सरप्लस बेसिस से डेफिसिट बेसिस में पानी का ट्रांसफर करें, उस दिशा में एक नए युग की शुरुआत है। और 22 मार्च 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के गरिमामयी उपस्थिति में माननीय देश की सरकार और दोनों प्रदेशों की सरकार के बीच में इस पर समझौता हस्ताक्षरित हो चुका है। पीआईबी की अप्रूवल जो है उसके लिए मिल चुकी है। इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस मिलने के बाद में अब ये कैबिनेट के पास में विचाराधीन है। एक बार कैबिनेट की अप्रूवल होने के बाद में जो सारे विषय माननीय सदस्य ने अभी रेज किए हैं उन सब विषयों पर कार्रवाई होगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूं कि निश्चित ही इस सब के साथ में देश में एक नए युग की शुरुआत हुई है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कैन बेतवा लिंक परियोजना में पन्ना जो जिला है वो भी इस परियोजना के अंतर्गत आ रहा है। टाइगर रिजर्व भी इसके कारण से कुछ प्रभावित हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बहुउद्देशीय परियोजना में पन्ना जिले को कितनी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, ये मैं माननीय मंत्री जी से सदन के सामने जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पन्ना जिले में पर्टिकुलर क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑन द होल जितनी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी उसके बारे में मैं बता सकता हूं, लेकिन पन्ना जिला जो जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, माननीय सदस्य को उसके बारे में हम डिटेल में लिखित में सूचित कर दें। श्री राजीव रंजन जी। महोदय, माननीय मंत्री जी, हालांकि यह प्रश्न कैन बेतवा से जुड़ा हुआ है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसका विस्तृत इन्होंने व्याख्या किया है। हम एक बात माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि बिहार की एक योजना है कोसी मेची लिंक, वह योजना भी स्वीकृत हुआ है और केंद्र सरकार का ये निर्णय है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई क्षमता वाली जो योजनाएं होंगी उनको राष्ट्रीय योजना हम
घोषित करेंगे। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि क्या कोसी मेची लिंक जो योजना है वह 2,17,000 हेक्टेयर में सिंचाई का पटवन करेगा, तो क्या उसको राष्ट्रीय योजना के रूप में घोषित करने का विचार रखते हैं? माननीय सभापति महोदय, कोसी मेची लिंक के विषय में जो माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए, कोसी मेची लिंक में डीपीआर बना है, प्राइमरी लिंक की पीएफआर भी बनी है। निश्चित रूप से ये प्रावधान है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की सिंचाई क्षमता वाली सारी परियोजनाओं को जो है नेशनल प्रोजेक्ट्स के रूप में मान्यता दी जा सकती है, लेकिन उसके साथ में उसके जो विभिन्न क्राइटेरियाज और हैं, उन सब क्राइटेरियाज को अगर फुलफिल करती है योजना, तो इसके ऊपर निश्चित ही विचार किया जा सकता है। आर.के. सिंह पटेल, संबंधित प्रश्न से ही क्वेश्चन पूछें आप। धन्यवाद। यही प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ। एक मेरा केन बेतवा लिंक जो हमारी ये नदी जोड़ो परियोजना है, इसमें आपने उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर इन जिलों को शामिल करने के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। महोदय, इसमें से चित्रकूट जिला छूटा हुआ है। चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली है और वहाँ से अगर इसको केन नदी को जो है बागी नदी को जो है पैसुनी नदी को जोड़ दिया जाए, एक लिंक नहर बना दी जाए, तो इससे केन बेतवा से जोड़ करके बागिन और पैसुनी जो सती अनसुईया आश्रम से पैसुनी नदी निकलती है, मध्य प्रदेश से निकल के आती है, तो मेरा आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं क्या इसको भी परियोजना में शामिल करके और केन बेतवा परियोजना में क्या मंदाकिनी और बागी नदी को भी शामिल जोड़ने का कोई लिंक नहर बनाने का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी सरकार करेगी? सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है और जो चाहा है कि क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव है, हम सब जानते हैं कि जल क्योंकि राज्यों का विषय है और राज्यों को अपने जल संसाधनों का कहाँ किस तरह से कैसा उपयोग करना है इसका अधिकार है। राज्य सरकार अगर इस बारे में कोई प्रस्ताव करे और अपने हिस्से के जलराशि का उपयोग अगर किसी दूसरे लिंक को बना करके अपने खर्चे से करना चाहे तो वो स्वतंत्र है। राज्य को इससे इस तरह का कोई भी प्रस्ताव अभी भारत सरकार में किसी भी तरह से विचाराधीन नहीं है, प्राप्त भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 श्री सदाशिव लोंकड़े। क्वेश्चन नंबर 64। माननीय मंत्री जी आवाज 64 आपने 64 आपने 64 का है। सॉरी Sir, a statement is laid on the table of the House. एक मिनट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 62 सदाशिव लोंगड़े जी। माननीय मंत्री जी, Statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। मेरे क्षेत्र में जो देश के सबसे ज्यादा दूर दराज से मेरे क्षेत्र में शिरडी देवस्थान है, जो शिरडी का जनसंख्या है 36,000 लोग रहते और हर एक दिन देश विदेश से 1 लाख भाविक वहाँ शिरडी में आते, दर्शन करते, कभी कभी 5-10 लाख लोग भी शिरडी में आते। तो मेरा ये कहना है कि देश में तिरुपति के बाद देश में सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिरडी में आते और शिरडी के जो देवस्थान में वो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव माननीय मंत्री नायडू जी थे, अभी पुरी साहब है, तो मेरा कहना है शिरडी साईं बाबा का मंदिर है और वहाँ मंदिर होने से वहाँ शिरडी में एयरपोर्ट है, वहाँ नेशनल हाईवे है, अभी सूरत हैदराबाद का काम जोर पे चालू है, महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग वहाँ से जाता है और ये स्मार्ट सिटी होने से जो गरीब लोग हैं, जो होतकरू है, IT पार्क में काम करने वाले लोग हैं, यहाँ जो स्मार्ट सिटी होगी तो लोगों को रोजगार उपलब्ध होएगा। जो बेरोजगार है और सुशिक्षित बेकार है उसको निवास की व्यवस्था होगी और देश विदेश के लोग हैं शिरडी में बसना चाहते, वो स्मार्ट सिटी के ऊपर जाना चाहते। मेरा एक सुझाव है कि आप स्मार्ट सिटी के लिए 1 लाख लोगों की आबादी का तत्व रखेला है, तो 36,000 शिरडी नगर पालिका की जनसंख्या है,
हर एक दिन 1 से 1.5 लाख लोग श्रद्धालु वहाँ रहते। तो मेरा कहना है कि यह स्मार्ट सिटी करने के लिए खास प्रावधान चाहे शिरडी में देवस्थान के लिए आप करेंगे क्या स्मार्ट सिटी? एक पहला प्रश्न। Sir, I would like to inform the honourable member that his question on Shirdi being declared a smart city, the entire scheme of smart cities which was conceived post 2014 and implemented in June 2015 onwards, sir, the selection of smart cities and the number of smart cities any state would be allotted is based on a formula which takes the urban population and the number of statutory towns into account. According to this formula, sir, Maharashtra was allocated 8 smart cities, and out of the total, all 100 smart cities have been allocated between January 2016 and 2018. The holy city of Shirdi, sir, and the honourable member is absolutely right. It had a population of 36,000, but that was according to the census of 2011. Today, I think, sir, the holy city's population should be closer to 50,000. But more important, because it is a holy city, a large number of devotees and pilgrims come there daily for darshan and for seeking blessings. Sir, the smart city may not be the only way in which the infrastructure of a city can be attended to. We would be very happy, sir, whenever a smart city revision 2 comes up, if the state government of Maharashtra at that point of time were to recommend Shirdi as one of the cities. But this scheme of 100 smart cities closed after the 100 smart city was allocated, but Shirdi has done very well, sir, as a beneficiary of the other programmatic interventions of the central government, and I mean Amrut, Swachh Bharat Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, and Shirdi has always been a very clean city. It has now got ODF++ status, and I think all the other urban interventions of the central government are available. As I mentioned, sir, the inclusion of a city in the Smart Cities project, the proposals come from the state government and the proposals come from the people. It is a citizen-anchored proposal which comes up. Regrettably, Shirdi was never included by the Maharashtra government, and because it was not included, the question of it being allotted Smart City status did not arise, sir. मेरा दूसरा प्रश्न है, यहाँ जो स्मार्ट सिटी 8 स्मार्ट सिटी महाराष्ट्र में बनाई गई है और सभी मेट्रो के लग के अभी वो महाराष्ट्र में 8 स्मार्ट सिटी है, उसकी क्या परिस्थिति है? और मेरा सुझाव है कि स्पेशल सेंक्शन शिरडी में देना चाहिए। मेरे स्मार्ट सिटी जो शहरों मेट्रो में लग के है उसको ही लाभ होएगा है, बाहर आप मेट्रो के बाहर जाएंगे तो उसको लाभ होता नहीं। तो मेरा सुझाव है 8 मेट्रो सिटी का क्या पोजीशन है और मेट्रो सिटी में कौन से मेट्रो सिटी में जो लोकल लोगों की तकरार है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की वो जानना चाहता हूँ। Sir, I would be happy to sit with the honourable member and review the status of each of the smart cities in Maharashtra, all 8 of them. Sir, the smart city scheme is so designed to take up projects which come from the people, and those projects are identified at the initial stage of the election or the selection. Now those smart city projects were originally placed there, and different smart cities are at a very advanced stage of this thing. The nerve center of a smart city, sir, is the integrated command and control center, and I think we have already about 76 integrated command and control centers already operational. Insofar as the 8 cities are concerned, I can give a very rough overview of the cities: Aurangabad, Kalyan, Dombivali, Nagpur, Nasik, Pimpri, Chinchwad, Pune, Solapur and Thane. Some of them were allotted in round 1, some in round 2, and Pimpri, Chinchwad in round 3. Their ranks also, sir, some of them are doing quite well. For instance, Pune is at rank number 17.
The total amount of money cost has been placed at 995 crores. The percentage of work done, tenders have been awarded in so many percentage, work order stage, and the total cost is about 21,900 crores. I'm very happy to sit with the honorable member and go over the details of each of the smart cities and the progress for each of the projects in those smart cities. In fact, we are monitoring these on a real-time basis from the Urban Observatory in my ministry. I'd very be happy to invite the honorable member there and go through each of these. Sri I.B. Dunn. Sir, Cochin was selected as one of the first 20 cities in the smart city. Sir, when the smart city is designed, the ADB area is defined. The bureaucrats decide which is the wards to be taken in the Cochin Municipal Corporation, which area is to be developed. Sir, unfortunately, none of the members of the parliament or members of the legislative assembly has been taken into confidence while the ADB area is defined. Sir, they are neither included in the committees, smart city committees, where actually there is a lot of implementation procedures at ground level. When something has to happen, the local people's representative have to be involved in the process. Sir, none of the MPs are in the major monitoring committees of smart cities, where the implementation is at a very lower phase, because Cochin was in the first 5 smart cities. But unfortunately, there are many hurdles and hassles in implementation of these projects. So whenever there is a local resistance, the MPs and MLAs can play a major role. So why don't you include the members of parliament in the monitoring committee, sir? Sir, it stands to reason that the representatives of the people must be included in some mechanism where their voice is heard and they can bring the requirements of their constituencies to the attention. What we have typically done, sir, is that for every smart city, a special purpose vehicle has been established. That special purpose vehicle ideally should be at an arm's length between the state administration, so there is no duplication. Insofar as consultation is concerned, if any particular smart city is not in a mood to or not consulting honorable members, that can be rectified. All smart cities have an advisory forum, and the MPs are members of that advisory forum. There is an advisory forum as against a monitoring forum. They are members. All right, if there are some in which they are not, we'd be happy to look into it, and I would advise the honorable members to bring it to my attention. I would be very happy to call the smart city special purpose vehicle manager and ensure that that is rectified. Thank you, sir. Sir, I think that the minister has misunderstood or misconstrued the question. The question, if you may note, is that what is to be done to develop Shirdi as a modern stroke smart city. Now, question is whether we will develop it as a modern city. Smart city has a particular connotation as far as your ministry is concerned. The question is whether you are really going to do something to, please, modernize Shirdi. Now, if I may mention to the minister, earlier under the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission, there is a special provision for development of pilgrimage places, tourist places, like Puri, like Hardwar, like Nanded in Maharashtra. May I ask the Honorable Minister whether the government is going to renew such a project and have a special project for development of holy cities and tourist interest cities, instead of going by your smart city. The smart city program as a whole has failed.
if I may humbly submit, nobody wants smart city according to your connotation. We want modern cities. Whether you are going to take steps to make Shirdi into a modern city. Put my question. Both the body of the answer and the response to the supplementaries must be seen in the context. We have said in the body of the answer that all the central schemes, all the programmatic intervention, Amrut scheme, Swachh Bharat Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, they are all available there. And any other help that can come from the central government is being given. In fact, Siddhi has done very well. In fact, Siddhi it is processing 11 tons of waste every day. Siddhi has also done well in Pradhan Mantri Awas Yojana in terms of the demands made. Equally in Amrut, projects worth 37 crores have been approved there. So Amrut, even though Siddhi had a population of 36,000 in the 2011 census, it was put under Amrut as a holy city. So all the steps that we take for holy cities are being taken. If additional steps are needed, we are happy to consider them. But sir, I cannot agree with the characterization of the smart cities. I'd be very happy to sit with the honorable member. It is one of the fastest implemented programs. I would like the honorable member to visit a nerve center, integrated command and control center, where some of these simplistic perceptions can be corrected. It is a highly successful scheme, but it is an area-based development scheme. It's not that the entire city becomes a smart city. There are projects taken up. Those projects are identified at the point of application and then implemented within a 5-year period. I'd be very happy to sit with the honorable member and correct this impression, sir. कई माननीय सदस्य इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, जिस लोकसभा क्षेत्र के अंदर स्मार्ट सिटी बन रही है, उन माननीय सदस्यों से आप कमरे में बैठकर आराम से चर्चा कर अपने विजन को बता दें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 63, श्री धर्मेंद्र कश्यप जी। Honorable member, any time to have a serious discussion on what the both brownfield and greenfield advertising. I have an open invitation to the honorable member, sir, to come and sit with me any time to deal with this. 63, धर्मेंद्र कश्यप जी। माननीय मंत्री जी, पर रखा हुआ है। माननीय सदस्य 9, श्रीमती संगीता आजाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र लालगंज आजमगढ़ में नेशनल हाईवे नंबर 233 का निर्माण पिछले 4 सालों से ज्यादा से हो रहा है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। इस हाईवे के निर्माण के दौरान जो बाजार हाईवे से लगते हैं, खासकर लालगंज में मसीरपुर मोड़ से लेकर भीरा मोड़ तक और देवगांव बाजार से लेकर बुढ़ऊ बाबा मोड़ तक, ये हाईवे के द्वारा खराब हो गया है। बहुत ही ज्यादा इसमें गड्ढा हो गया है। पिछली बारिश में मैंने अधिकारियों से बात की थी, लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ मुझको आश्वासन दिया, अभी तक इसको बना नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप अपनी तरफ से, अपने ऑफिस की तरफ से इन अधिकारियों को निर्देशित करें कि कम से कम जो हाईवे से सटे हुए बाजार लगते हैं, उनकी मरम्मत की जिम्मेदारी जो NHAI को दी गई है, कम से कम उसकी मरम्मत का काम वो जल्द से जल्द पूर्ण करें, ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्यों ने जिस हाईवे के बारे में चर्चा की है, उसके मेंटेनेंस के बारे में सवाल है। वो एनुअल प्लान में उसको लेकर उसकी मरम्मत की जाएगी और उसको ठीक प्रकार से किया जाएगा, ऐसा विश्वास मैं उनको देता हूँ। कल्याण बनर्जी जी। Sir, I want to, through you, sir, I want to ask the Honorable Minister, although it's not directly, but Mr. Minister will know about this. The problem is this. Now, in my constituency at Dankuni, that Shaktigarh bypass which is going on, Shaktigarh highway, you know, after evening,
it is impossible for the general passenger to travel for tremendous traffic jam. And do you have any planning for extension of such the national highway? Because this is not enough now. Extend the highway and at the Dankuni spot itself. It is very crowded. Whether the overbridge or underway bridge can be constructed or not, will you kindly just inform us? जिसका सम्मान्य सदस्यों ने उल्लेख किया है उसका काम चल रहा है, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और इसके बारे में जो सुझाव उन्होंने दिए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसके बारे में एग्जैक्ट आपको कहाँ क्या चाहिए एक पत्र लिखकर मुझसे चर्चा करिए। मैं अधिकारियों को बुलाकर उसमें मार्ग निकालकर आपकी मदद करूंगा। उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्रालय और माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से इस देश में सड़कों की प्रगति के लिए काम किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गतिशक्ति और भारतमाला दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से इस देश में सड़कों के विकास के लिए मंत्रालय काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गतिशक्ति और भारतमाला इन योजनाओं की आगामी समय में विस्तृत कार्य योजना क्या है और किन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के ऊपर मंत्रालय इस पर काम कर रहा है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हमारे गतिशक्ति योजना आने के पहले भारतमाला योजना आई थी और उसमें करीब 20,000 किलोमीटर का काम अभी चल रहा है और उसी में ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं, दिल्ली मुंबई हाईवे हो, दिल्ली से कटरा के हाईवे हो, ऐसे करीब 24 से 26 हाईवे बन रहे हैं। जहां तक ये भारतमाला योजना थी, ये फेज 1 और फेज 2 में 65,000 किलोमीटर की थी और इस योजना को गति से काम चल रहा है और आने वाले साल में फिर से एक बार इसकी फेज 2 के लिए भी हम जल्दी ही काम शुरुआत करने वाले हैं, जिससे देश की तस्वीर निश्चित रूप से राष्ट्रीय महामार्ग की बदल जाएगी। जहां तक गति शक्ति की बात है, उसके लिए हमें स्वीकृति मिली है और वो स्वीकृति ये मिली है कि गति शक्ति के योजना के बाद जो हमारी नेशनल हाईवे 1,47,000 किलोमीटर था, अब उसको 2 लाख किलोमीटर करने का उसमें प्रस्ताव है और गति शक्ति में निश्चित रूप से 2 लाख किलोमीटर हाईवे करने के बारे में मान्यता मिली है और उसके साथ साथ भारतमाला में 2 फेज में 65,000 किलोमीटर की मान्यता मिली है और इसके आधार पर कुछ निकष तैयार करके इसके आधार पर हम लोग नए नेशनल हाईवे को मान्यता देंगे और जहां उसके जो निकष बनेंगे उस समय पिछड़ा हुआ क्षेत्र टूरिज्म के दृष्टि से महत्वपूर्ण और गति शक्ति में लॉजिस्टिक के दृष्टि से पोर्ट को, एयरपोर्ट को और विशेष रूप से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, इसलिए उसको जोड़ा गया है। और उसके साथ साथ दोनों योजना में हमने एक कंपनी बनाई है जिसमें हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। करीब 35 लॉजिस्टिक पार्क का ऊपर हमने अभी काम शुरू किया है और आने वाले समय में 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क भी इस रोड के बाजू में बनेंगे, जिसके कारण देश के इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि विशेष रूप से जो हमारे विकसित राज्य है उसमें तो काम हो ही रहा है, पर जो नॉर्थ ईस्ट जैसा क्षेत्र है, उत्तराखंड है, हमारे कश्मीर जैसा क्षेत्र है, वहाँ भी भारतमाला और गति शक्ति में काम शुरू है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल नॉर्थ ईस्ट में 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं और कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं पर टनल बन रही है और बड़े प्रमाण पर काम हो रहा है और निश्चित रूप से ये दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ सदन को दिलाना चाहता हूं कि ये हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड के बराबरी में होगा और इतना ही नहीं तो अमेरिकन स्टैंडर्ड तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी। संजय जायसवाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने भारतमाला में 60,000 और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में 1 लाख किलोमीटर ज्यादा देने का अभी उन्होंने बात किया है।
देखिए, एक दिक्कत होती है अध्यक्ष महोदय सांसदों की तरफ से। भारतमाला प्रोजेक्ट के बुद्धा सर्किट में पटना से एक रोड निकली अरेराज के लिए, 25 किलोमीटर बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन बेतिया है पश्चिम चंपारण का, और वहीं पर भगवान बुद्ध नंदनगढ़ पर सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बने थे, पर उस योजना को नहीं लिया गया। मैं फिर माननीय मंत्री जी से मिला और मंत्री जी ने उस योजना में मेरे कहने से वो जोड़ दिया, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और कुशीनगर को भी नए 727A से जो बेतिया से जोड़ा, उसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं। पर कहीं ना कहीं अफसरों के द्वारा यह गलतियां होती हैं, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी साहब के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि क्या ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में और भारतमाला प्रोजेक्ट में सांसदों की भी कोई भूमिका रखेंगे, जिससे जो खुद उन्होंने ही एक गलती करेक्ट किया बुद्धा सर्किट का और बेतिया को 4 लेन देने का काम किया, वैसा ही वो दूसरे में भी सांसद अपना भाग ले सके, उस तरह की योजना है क्या? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से बुद्ध सर्किट की योजना बहुत महत्वपूर्ण है और बुद्ध सर्किट की योजना में 20,000 करोड़ के लगभग रोड बन रहे हैं। इसमें से बोध गया से राजगीर, नालंदा और बिहार शरीफ, ये ओल्ड NH 82 है, 92 किलोमीटर, ये 2200 करोड़ की योजना है और 4 लेन का वर्क चल रहा है। दूसरी ही बिहार शरीफ से बख्तियारपुर, ओल्ड NH 31, ये 30 किलोमीटर की, ये 1400 करोड़ की है, 4 लेनिंग वर्क चल रहा है। बख्तियारपुर से पटना, ये 50 किलोमीटर, 575 करोड़ की है, 4 लेनिंग कंप्लीट हो गया है। पटना से वैशाली, रामपुर, खजुराहो, ये 120 किलोमीटर है, ये 3100 करोड़ रुपए की योजना है, ये DPR बन रहा है। रामपुर, खजुरिया, यूपी बिहार बॉर्डर, कुशीनगर, NH 27 है, 157 किलोमीटर की है, ये 1200 करोड़ की योजना है, इसका 4 लेन कंप्लीट हुआ है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बुद्ध सर्किट के लिए साउथ ईस्ट एशिया से, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना से लोग आते हैं और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है कि कुशीनगर को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया और वाराणसी को भी बनाया। और हमने इस योजना में भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ है, भगवान गौतम बुद्ध को जहाँ बुद्ध धर्म की प्रेरणा मिली है, भगवान गौतम बुद्ध ने जहाँ साधना की है और भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के साथ जो जो शहर जुड़े हुए थे, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वो सब शहरों को जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि इसमें अगर कहीं गलती हो जाए, राम जानकी मार्ग को भी हमने सीता माँ की जन्म स्थान तक, नेपाल तक हम गए हैं, तो राम जानकी मार्ग भी लिया है। तो मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि भगवान गौतम बुद्ध की बुद्ध सर्किट की योजना, इसमें सम्मानीय सदस्य ने जो सुझाव दिया था उसको भी DPR में हमने अंतर्भूत किया है। और इसके बाद जो भारतमाला और गति शक्ति दोनों योजना में मेरे पास विशेष रूप से अलग अलग स्टेट से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने जो मांग की है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। और उसके साथ साथ राज्य सरकार के रिकमेंडेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन और उसके साथ साथ हमारे लॉजिस्टिक, टूरिज्म, बैकवर्ड एरिया जो निकष तय हो रहे हैं, उसके आधार के निकष के आधार पर लगभग 100% समाधान सदस्यों का होगा, ये मेरा विश्वास है। और इससे निश्चित रूप से सभी पिछड़े हुए क्षेत्र में टनेल्स बनेंगी, रोड बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे और इससे बहुत बड़ा परिणाम आएगा। मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र के नजदीक मैं मुंबई दिल्ली हाईवे पे गया था। हाईवे का काम बहुत जोरों में शुरू है और मैंने ट्रायल में एक्सपेरिमेंट करके 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली और मैंने टेस्टिंग किया। इतना अच्छा रोड बना है जो विदेशों के तुलना में बना है, जो आपके क्षेत्र में बना है। अब इसके बाद दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हम जा सकेंगे और 2 साल के अंदर ये पूरे रोड हमको मिलेंगे, ये विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, आप सब लोग पूछना चाहते हैं, इसलिए अगली बार चर्चा का क्वेश्चन नंबर 64 श्री श्रीधर कोटागिरी। Sir,
COVID-19 has been a serious problem for the travel industry. I'm very thankful to the government for having the air bubbles connectivity between countries. But I would like to alert the government to now be sensitive to revive our tourism industry. I'm hoping the government can be, set a first mover advantage for our country in opening as many connections as possible world over. For last 2 years, travel-hungry people have been sitting at home. They are waiting to get out and visit countries. So I hope our country is fully prepared for that, number one. And two, there are several first-time travelers coming out of, as they age, coming outside their country every year. For last 2 years, none of them have been able to visit or travel abroad. So they are eagerly waiting to make their first trip. I was hoping our government can do some kind of COVID-related insurance, which is free, so they are welcome to the country and feel secure. And we have the first mover advantage, and we are encouraging this entire population of first-time travelers. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस वातावरण में हमें ये भी निश्चित करना होगा कि जान भी हो और जहां भी हो। जो कोविड का वातावरण हुआ था अध्यक्ष महोदय, उसमें विश्व भर में आवागमन की सुविधाएं नागर विमानन क्षेत्र में बंद की गई थी 23 मार्च 2020 को, और उसके बाद 7 मई को वंदे भारत की योजना के तहत आवागमन की सुविधा हमारे देश के यात्रियों के लिए और विदेशी लोगों को घर वापस जाने के लिए सुविधा शुरू की गई। और मुझे खुशी है इस सदन को ये सूचना देते हुए कि आज तक करीब 1,83,00,000 लोग इस सुविधा के आधार पर अपने घर वापस आए हैं और भारत से वापस अपने घर वापस जा पाए हैं। हमारी कोशिश सदैव रही है कि इसे धीरे धीरे करके हम लोग नॉर्मलाइज करें, पर जैसे आपको भी सूचना है कि पिछले कई दिनों में ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड का, इसके आधार पर दोबारा पूरा विश्व सचेत हो चुका है। WHO और बाकी एजेंसीज ने भी कहा है कि सचेतता हमें रखनी होगी। वर्तमान में 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है और 10 देशों के साथ हमारा प्रस्ताव भी है एयर बबल एग्रीमेंट की शुरुआत करने के लिए। जिन 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है, उन 31 देशों में कई देशों में हमने वृद्धि भी लाई है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड किंगडम हो, अमेरिका के साथ आवागमन की सुविधा शुरू हुई है जो नवंबर तक बंद हुई थी, केवल स्टूडेंट्स के लिए और डिप्लोमेट्स के लिए शुरुआत हुई थी। सिंगापुर के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन हमें दोनों को एक तरीके से संगम रखना होगा। स्वास्थ्य की चिंता, जनता की चिंता और आवागमन की सुविधा भी। तो वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। वो 11 देश हैं यूरोप के सारे कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम समेत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। कल से ये प्रक्रिया शुरू हुई है जैसे आपको विदित है, और टेस्ट करके सारे यात्री आराम से अब अपना जीवन यापन देश में कर पा रहे हैं। 15 दिन की सीमा हमने रखी है। उनको क्वारंटीन 7 दिन के लिए रखना, होम क्वारंटीन, 8वें दिन पे टेस्ट करके उसके बाद अगले 7 दिन मॉनिटर करके फिर वे अपना आवागमन शुरुआत उनकी हो सकती है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा, दोनों का हमें संगम बनाना होगा। जो इनका दूसरा पार्ट था प्रश्न का कि फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए हम लोग क्या सुविधा दे सकते हैं, इस पर अभी कोई स्कीम भारत सरकार की नहीं है और आने वाले समय में जब नॉर्मलाइज होगा उसके बाद में जो आवागमन की शुरुआत होगी उसके आधार पर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स भी जरूर चलेंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। श्रीमती चिंता अनुराधा। थैंक यू स्पीकर सर।
Sir, through the detailed reply from the Honorable Minister of Civil Aviation, it is quite evident that the government has introduced more stringent guidelines for international travelers arriving from at-risk countries. But is the government planning to restrict travel from certain countries or at-risk countries after the surge of Omicron variant of the COVID-19 virus? If yes, can the Minister provide details regarding the same? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, ये कार्य क्षेत्र स्वास्थ्य मंत्रालय का है जो नियम तय करता है। हमारा कार्य है इसे क्रियान्वयन करना। तो जैसे मैंने अभी अपने उत्तर में कहा कि 11 देशों को रेखांकित किया गया है एट रिस्क के पैमाने पर, और उनकी तहकीकात, उनकी चेकिंग कल से हमारी शुरुआत हुई है। मैं माननीय सदस्य को बताना भी चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों से हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर चली है। हमारा अनुमान रहा है कि इन 11 देशों से करीब 11 एयरपोर्ट्स पर हमारे यात्री आते हैं, और ऐसे 17 एयरपोर्ट हैं जो नॉट एट रिस्क देशों से भी हमारे यात्री आते हैं। उन 11 एयरपोर्ट्स का हमारा अनुमान था कि करीब 8,500 यात्री इन 11 देशों से उन 11 एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, और इसलिए पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया की तैयारी, आरटीपीसीआर भी और रैपिड आरटीपीसीआर भी, दोनों की तैयारी हमने की है। कल के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 लोगों की टेस्टिंग इन 11 एयरपोर्ट्स और बाकी नॉट एट रिस्क को मिलाकर 26 एयरपोर्ट्स में हुई है, और करीब 3,300 मतलब 60% यात्रियों ने रैपिड आरटीपीसीआर को चुना है, और करीब 2,500 लोगों ने नॉर्मल आरटीपीसीआर को चुना है, और उसके तहत इनकी सारी की चेकिंग होकर फिर एयरपोर्ट से ये प्रस्थान इनका हो चुका है। मनीष तिवारी जी पूछ। Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Sir, he knows English. He is not fluent English. Mr. Speaker, sir. COVID-19 is an evolving situation which we need to internalize into our lifestyles. I can understand that with regard to a specific variant, there are certain specific precautions which need to be taken temporarily. But de-horse that specific situation, if you look at the entire global paradigm of travel, every country has different sets of restrictions which are in play despite the vaccination or the number of vaccinations going up almost globally. What I wanted to ask the Minister, that between the World Health Organization and the International Civil Aviation Organization, can't a minimum standard operating procedure be evolved whereby, passengers who have been vaccinated do not have to go through repeat RT-PCR tests when they travel, or there is some kind of uniformity, some kind of a synchronicity which is established? Would the Minister be willing to take some kind of an initiative in this direction so we have certain uniform global rules emerging with regard to this travel? अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है, मैं समझ सकता हूं उनकी चिंता और उनका चिंतन और मंथन किस दृष्टिकोण के साथ है। बहुत अच्छी तरह से अध्यक्ष महोदय। और जो बालू साहब ने कहा, I'd be more than happy to reply in English as well. I am always available for you, Balu Sahab, in every language that I know, and I'm at your service. Having said that, I think the members' suggestion that the ICAO, the International Civil Aviation Organization, work with WHO, I would like to apprise this House that COVID is a pandemic that the world has not seen in the last 100 years. And therefore, it is difficult to say that WHO and ICAO should mandate a uniform rule for nations across the world.
every nation will take steps in their own national interest to protect their people. And we must be respectful and cognizant of that. Having said that, it has been our effort over the last 6 months or so to slowly increase our flights internationally as well. As I mentioned in my previous answer, we have now started with Singapore on the 29th of last month, and Singapore Airlines now comes into Bombay, Chennai and Delhi. We have 2 flights each into each city. We have also renewed with Canada lately in the last 2 or 3 months, starting 22nd September. The US only allowed diplomats and students. Now, even for tourists from the 8th of November, that process has started. But having said that, Omicron is certainly a setback. It is a setback because all countries across the world need to be safe and secure. That is our first priority. And therefore, different countries have put in place different yardsticks. I think the yardstick that has been put in place by our government, with putting 11 countries marked as at risk and testing them completely, is the right way to go. As far as the double vaccination suggestion that has been given by the honourable member, may I also apprise this House that double vaccination does not give us 100% immunity. There are still breakthrough infections that take place even after double vaccination. And if breakthrough infections take place after double vaccination, you yourself may not be very badly harmed, but you have the capability to spread the disease. And therefore, we need to take steps that ensure the safety of our citizens in our country, which is why our government has taken the steps that have been dealt and spelled out in the circular of 30th November 2021 by the Health Ministry. साहब थैंक यू साहब। साहब ये तेलंगाना का फार्मर्स का इश्यू है साहब, तेलंगाना का फार्मर्स का पैडी का इश्यू है। पिछले 3 दिन से जो है ना सर हम ये गवर्नमेंट का दृष्टि को लेके आया है। हम लोग अभी हम लोग का जो है ना साहब ये तेलंगाना में क्या हुआ साहब, अभी पिछले 7 साल में पानी देने का वजह से, फ्री करंट का वजह से और उसी तरीके से जो है ना सर उसी तरीके से हम लोग को जो है ना सर राइट बंधु का वजह से पैडी वी आर नंबर 1 इन पैडी में नंबर 1 इन इंडिया साहब। ये पैडी प्रोक्यूरमेंट जो है ना साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये गवर्नमेंट जो है ना सर पैडी प्रोक्यूरमेंट नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि अमरावती के बेलोरा हवाई अड्डे के रनवे से जो 90% पूर्ण हो चुका है और उसके साथ नाइट विजन रनवे जो है उसके आवश्यक काम के फंड के लिए न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के लिए जो फंड चाहिए था, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया है, टेंडरिंग हो गई है, उसके बावजूद अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि कोविड के दौरान उन्होंने इसका पूरा फंड महाराष्ट्र सरकार ने कोविड में इस्तेमाल कर लिया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये उड़ान स्कीम में ये एयरपोर्ट आता है, 2 साल हम बहुत पीछे चल रहे हैं और डिवीजन का हेडक्वार्टर हमारा अमरावती है जहां पर बिजनेस हब है। आपने अगर देखा तो पूर्ण सिटी लैंड, डिजीलैंड और महाराष्ट्र में विद्यार्थी और पढ़ाई के लिए और बड़े हॉस्पिटल और सर्जन लाने के लिए हमें एयरपोर्ट को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो मैं सर आपसे विनंती करूंगी, इसमें जो आपको चीजें चाहिए थी महाराष्ट्र के ये डिपार्टमेंट से वो आपको दे दी गई है, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो इसमें आप कब फंड रिलीज करेंगे, मैं आपसे विनंती करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न के संदर्भ के साथ नहीं है क्योंकि प्रश्न एयर बबल्स पर है, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर है। लेकिन मैं अपने तरफ से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जरूर आके मुझसे मिलें और अमरावती की एक बहुत प्राथमिकता केवल महाराष्ट्र में नहीं है लेकिन पूरे देश में है और अमरावती के लिए जो भी आवागमन की सुविधा हम लोग कर पाएं, आप जरूर मेरे पास आके मिलें और हम दोनों चर्चा करके देख लेंगे कि भविष्य का क्या रास्ता हमें अपनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ईटी मोहम्मद बशीर जी, नो नो। Sir, thank you very much, sir. As far as air bubble agreement is concerned,
India have entered into agreement with almost all the countries in Gulf except Saudi Arabia. Honorable Minister may be aware that there are lakhs of Indians working in Saudi Arabia. My humble submission and question to the Honorable Minister is, if India is entering into an air bubble agreement with Saudi Arabia also, that will be a blessing for thousands and lakhs of Indians working in Saudi Arabia. They can travel with a reasonable rate to Saudi Arabia. I humbly submit and request the Honorable Minister whether he will examine the possibility of that and enter into agreement with Saudi Arabia on this air bubble agreement pattern. इसे संक्षिप्त में प्रश्न पूछे, संक्षिप्त में। माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दें। आपको इतराज है? मैं सूचना दे रहा हूं, अगर आप संक्षिप्त में चाहते हैं तो मैं संक्षिप्त में दे दूंगा। Bashir Saab has raised the issue of the air bubble for Saudi Arabia. We have 10 proposals pending for air bubbles, which we have forwarded to those countries. Saudi Arabia is one of them. We are waiting to hear back from the Saudi Arabian government. We have sent our proposal from our side. Thank you. Question number 65, Shri Manoj Rajoria ji. क्वेश्चन नंबर 65 अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पे रखा गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में देश की 59 परियोजनाओं के माध्यम से 85,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लगाकर 20 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा असिंचित जो क्षेत्र था, जहां सूखी जमीन थी, खेती नहीं होती थी, उस जगह पे भी सिंचाई की व्यवस्था की गई और आज वहां 20 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था हो रही है। मैं सोचता हूं इसके लिए हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं माननीय के मंत्री जी का जवाब मिला, इसके संदर्भ में मेरे 2 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर के करौली जिले के अंदर एक चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना का महत्वपूर्ण विषय, जो कि वहां के किसानों की सिंचाई और पेयजल की योजना थी, काफी समय से लंबित थी और राज्य सरकार ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अंदर इस योजना को जोड़ के भारत सरकार के पास में भेजा हुआ है, ऐसी जानकारी हमारे पास में है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार राज्य सरकार के साथ में चर्चा कर इस विषय को, क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना और चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की महत्वपूर्ण परियोजनाएं, इस विषय में भारत सरकार और राज्य सरकार क्या विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय सदस्य का आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने देश की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अभिशंसा की का अनुमोदन किया है। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न पीएमकेएसवाई की जिस योजना का मूल प्रश्न उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये जो 13 जिलों के लिए जिस महत्वपूर्ण परियोजना की चर्चा की गई, ये परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की परियोजना है। दोनों राज्यों के बीच में जो पुराना समझौता है उसके अनुरूप यदि चर्चा की जाए, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो जो वाटर अवेलेबिलिटी है, डिपेंडेबिलिटी ऑफ यील्ड जो है, उसको लेकर के अभी दोनों के बीच में सहमति नहीं बनी है और जब तक वो सहमति नहीं बन जाती तब तक तकनीकी रूप से सीडब्ल्यूसी इसको अप्राइज करके और स्कीम को सैंक्शन करे, इसकी अभी संभावना नहीं है। दोनों राज्यों से हम निरंतर संपर्क में हैं और दोनों राज्यों से मैं माननीय दोनों राज्यों की सरकारों को भी सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, उनके रेस्पेक्टिव मेंबर्स को भी, कि अपने राज्यों के बीच में बैठ करके इसमें सहमति बनाएं ताकि जो है ये स्कीम सीडब्ल्यूसी इमीडिएटली अप्रेज करके इसे भेज सके। मैं क्योंकि राजस्थान से आता हूँ, सारे क्षेत्र से परिचित हूँ, सारे क्षेत्र में निश्चित रूप से इस बात की आवश्यकता है, लेकिन 75% और 50% डिपेंडेबिलिटी के यील्ड का प्रश्न अभी भी दोनों राज्यों के बीच में समझौता नहीं हो पाया है। वो होने के बाद ही इस पर आगे कुछ किया जा सकेगा। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी, आशा करता हूं कि इसका लाभ पूरी राजस्थान को मिलेगा। ऐसे ही राजस्थान के दक्षिण राजस्थान की एक महत्वपूर्ण परियोजना माही बजाज सागर परियोजना
का विषय था जो काफी समय से लंबित है, जिसके माध्यम से बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आदि, प्रतापगढ़ आदि जिलों के दक्षिण राजस्थान के जिलों को पेयजल और सिंचाई की योजना का विषय लंबित था। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार इस विषय में राज्य सरकार के साथ क्या योजना बना रही है कि इन जिलों के लोगों को भी सिंचाई और पेयजल का पानी मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैं आपसे वही निवेदन करूंगा कि ये प्रश्न क्योंकि मूल प्रश्न से संबंध नहीं है और इस माही बजाज सागर परियोजना जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है उसके बारे में भी अभी स्थिति यही है कि दोनों राज्य जो हैं, गुजरात और राजस्थान राज्य, दोनों में अभी इसको लेकर के एक बार सहमति नहीं बन पाई है। होने के बाद ही आगे इस पर कुछ कार्रवाई हो सकेगी। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, flood and erosion are the two anathema ravaging the state of West Bengal, and that is also perennially. This year also flood had assumed an alarming proportion. हमारे वहाँ क्या होता है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंदर 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, हुगली, हावड़ा। इस बार भी तहस नहस हो चुके हैं बाढ़ की चलते, और हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहती है कि ये मैन मेड डिजास्टर है, ये मैन मेड फ्लड है, इसका वजह हम नहीं जानते, लोग उलझन में हैं। और हमारे बंगाल की और एक मसला है कटाव की मसला। आप जानते हैं कि आपको मैं जहाँ कटाव होते हैं वहाँ जाकर जायजा लेते हुए वहाँ से आपको फोन में सारे कुछ बताया। तो सरकार को कहना है, बंगाल की सरकार को यह कहना है कि हमें केंद्र ने पैसा नहीं देते। एक तरफ मैन मेड डिजास्टर, दूसरी तरफ पैसा नहीं है। इसकी वजह क्या है, इसकी कारण क्या है, लोगों को हम क्या कहेंगे, आपसे जानकारी लेते हैं, हम लोगों को ये बताएंगे। ये 66 के साथ है। माननीय सुदीप जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि उन्होंने एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिया। सुदीप जी भी एक साथ पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, सुदीप जी और दोनों का एक साथ ही जवाब दे दो। हाँ। अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहता हूं। प्रश्न 200 जो है 65 नंबर डिस्कस हो रहा है और माननीय सदस्य ने 66 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसका कोई जवाब तो है आपके पास? नहीं देना चाहे तो इसका कोई जवाब तो है आपके पास? ये मैन मेड फ्लड है या नहीं, ये तो बताइए। चलिए, फ्लड मैन मेड नहीं होता है, आगे से सुदीप जी भी उठा दो। मैं ये बात रिकन्फर्म करना चाहता हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर जो बोलते हैं ये मैन मेड फ्लड, आई रिकन्फर्म इट। द रीजन बिहाइंड डीवीसी जो जल छोड़ते हैं, ये पानी का कारण हमारे बंगाल में फ्लड आते हैं और ये अनकंट्रोल्ड वाटर रिलीज करते हैं। तो हमारे चीफ मिनिस्टर की एक ही डिमांड है कि जब पानी छोड़ेंगे, एंड इट इज इन द 1000 क्यूसेक, लाख क्यूसेक ऑफ वाटर, state government should be consulted and discussed in a very scientific manner, in a proper manner, by which people and the state of Bengal can remain aware that this water may cause the massive flood of the state. So I would request you, sir, to take up the issue with all priority, and we reconfirm it. This flood is being created by the, as per demand of the Chief Minister, it is a man-made flood, and people are doing it a section of DVC officials very motivatedly. माननीय अध्यक्ष महोदय, समय 1 सेकंड का। माननीय सदस्यों ने जिस तरह चिंता व्यक्त की, हालांकि ये मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बांध का मुख्य प्रयोजन जो है वो पानी रोकना, इरिगेशन के साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की फैसिलिटीज, कैपेसिटी जनरेट करना के साथ साथ में फ्लड मिटिगेशन भी है। और बांधों में ऑपरेशन और मेंटेनेंस के स्केड्यूल्स बने होते हैं, और बांधों के परिचालन की मैं दक्षता, प्रवीणता और लाने के लिए ही मैं धन्यवाद करूंगा कि सदस्य के सभी माननीय सदस्यों ने एक राय होकर के डैम सेफ्टी बिल देश में पारित किया था, ताकि बांधों का परिचालन और ज्यादा अच्छी तरीके से हो सके। जहां तक डीवीसी कॉरपोरेशन का, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का प्रश्न है और उसमें से वाटर रिलीज का जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, कॉरपोरेशन में दोनों सारे पार्टनर स्टेट्स के सदस्य जो है वो मेंबर होते हैं, उन्हीं के साथ में बैठ करके डिसीजन होता है रिलीज का। जितना पानी पीछे से आता है उसके अनुरूप बांध को खोल करके, गेट खोल करके आगे कितना पानी भेजना है, इसकी बिल्कुल राज्य सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही उसके ऊपर जो है चर्चा होकर के उसमें निर्णय होता है।
और मुझे लगता है कि इस तरह के विषयों पर कि ये मैनमेड जो फ्लड है, इस तरह की भ्रांतियां पैदा करने के बजाय हम किस तरह से और अधिक एफिकेसी के साथ में बांधों का परिचालन कर सकते हैं, राज्य सरकारों को इस पर सहयोग करने की आवश्यकता है और राज्य सरकारों को और बड़े मन के साथ में इस पर साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। प्रश्नकाल समाप्त। श्री टी आर बालू जी।